तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 के अंदर दो पार्ट्स है। पहला पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग और दूसरा पार्ट है कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिक्स। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो दो यूनिट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं वो ज़्यादातर इन्हीं यूनिट से आते हैं। ठीक है, तो जो पहली यूनिट है उसमें अपने को नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है और जो दूसरी यूनिट है उसमें सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा। पर ये जो दूसरी यूनिट है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी। पर अपने को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है तो अपन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 4 के पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग होता क्या है? नेटवर्किंग का सीधा सीधा मतलब है दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को ट्रांसफर करना। The interconnection of computers and network devices into a single strategic infrastructure is called computer network. Interconnection of two or more computers on a single platform to share information and resources. नेटवर्किंग के जरिए दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करा जाता है। अब अपना जो इंटरनेट है वो खुद एक नेटवर्क ही है। आपके घर में अगर वाईफाई लगा हुआ है तो आपका जो वाईफाई है उससे आपके सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो वो आपका खुद के घर का एक नेटवर्क बना हुआ है। जो आप सिम कार्ड यूज़ करते हो वो सिम कार्ड भी एक नेटवर्क ही है। तो देखते हैं इसके पर्पस। तो पहला है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, नेटवर्किंग के द्वारा जो संसाधन है उनको शेयर किया जा सकता है। दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन, तीसरा है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, चौथा है क्विक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिमम लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, रिड्यूस्ड रिडंडेंसी। अब इसका एक ही लाइन में मतलब बताऊं तो आपने अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुना होगा, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में मान लो सिर्फ 2 GB रैम लगी हुई है और उसकी प्रोसेसिंग पावर भी बहुत ही स्लो है। पर अगर आपको कुछ हैवी टास्क करना है तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से वो कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि नेटवर्क पे कोई और पीसी होता है, मतलब कि सर्वर पे पीसी होता है जिसके अंदर बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस होते हैं। आप उस कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर पाते हो नेटवर्क के ज़रिए, और जो भी आपको टास्क करना है वो आप कर लेते हो। ठीक है, तो नेटवर्किंग के अंदर दो मॉडल होते हैं मेन, ऐसे तो 3-4 मॉडल्स है पर यहाँ पे अपने को सिर्फ 2 मॉडल पढ़ना है। पहला मॉडल है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल और दूसरा है TCP/IP मॉडल। अब ये जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है ये थ्योरेटिकल है, इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। पर जो TCP/IP प्रोटोकॉल है या फिर TCP/IP मॉडल है वो अपन अभी भी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो OSI मॉडल है ये आया था 1983 में और इसमें 7 लेयर्स होती है। 7 लेयर मतलब ये 7 अलग अलग चीज़ों को मिला करके बनाया गया है। वो 7 लेयर है: फिजिकल लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब फिजिकल लेयर में क्या होता है? फिजिकल लेयर में जो भी फिजिकल डिवाइसेस है वो सारे के सारे फिजिकल लेयर में आ जाते हैं। मतलब आपके जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इंटरनेट आप कैसे यूज़ करते हो? आपके पास मॉडेम होगा, जो भी आपने अगर फाइबर लगाया तो फाइबर मॉडेम होगा, अगर आपके पास टेलीफोन लाइन है तो फिर DSL मॉडेम होगा, अगर आपके पास जो केबल टीवी वाला इंटरनेट है तो आपके पास कोएक्सियल मॉडेम होगा। ठीक है, तो जो भी सारे डिवाइसेस है जिनके द्वारा अपन इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं वो सारे आते हैं फिजिकल लेयर के अंदर। फिर आती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर एक लॉजिकल लेयर है, ये डिफाइन करती है फॉर्मेट ऑफ द डेटा, मतलब कि जो डेटा जाना है वो किस तरीके से जाएगा। मतलब आपको अगर कोई फाइल किसी को भेजना है तो आप वो कैसे भेजोगे? फाइल को अलग अलग टुकड़ों में करके पैकेट्स के द्वारा भेजना चाहोगे या फिर पूरी फाइल को ही भेजोगे? जो भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो स्पेसिफिकेशंस डिफाइन होते हैं वो सारे डेटा लिंक लेयर के द्वारा होते हैं। फिर थर्ड होती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करती है कि जो भी आपने डेटा का डिवीजन डेटा लिंक लेयर में किया था, मतलब आपने जो डेटा जो भी आपको भेजना है, जैसे आपको फ़ोटो भेजना है तो उस फोटो को अलग अलग पैकेट्स में आपने कन्वर्ट कर लिया डेटा लिंक लेयर के अंदर। और जो नेटवर्क लेयर है वो नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर के अंदर जो आपने डेटा आपने फ्रेगमेंट में किया है या फिर पैकेट में किया है उसको भेजने का काम करती है। सीधे सीधे बोले तो जो काम डेटा लिंक लेयर ने किया है उसको आगे बढ़ाने का काम नेटवर्क लेयर करती है। फिर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये डेटा को एक सर्वर से दूसरे सर्वर के अंदर ट्रांसफ़र करती है, वो भी बिना किसी लॉस के। खैर वो आजकल तो नहीं होता, पहले होता था। आपने कोई फाइल भेजी है 10 GB की और जो सामने वाले को मिली है वो मिली है मात्र 9 GB की, तो जो 1 GB का एरर आया है, मतलब जो 1 GB आगे पीछे हुई है वो हुई है ट्रांसपोर्ट लेयर की अब्सेंस की वजह से। अब ये जो पहले होता था अब तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जो अगली लेयर है वह सेशन लेयर।
सेशन लेयर क्या करती है कि आपको अगर कोई डेटा ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड फिक्स करती है। जैसे कि आपने फेसबुक में देखा होगा, फेसबुक में लॉगिन और लॉगआउट का फीचर आता है। तो जितनी देर के लिए आप लॉगिन करके रखते हो वो आपका सेशन होता है। और इसका एक और एग्जांपल है, आपने कभी यूपीआई पेमेंट करा होगा, तो यूपीआई पेमेंट में क्या होता है कि अपने पास एक टाइम पीरियड होता है पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप उतने टाइम में अगर पेमेंट को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, और अगर आप उतने टाइम में नहीं कर पाते हो तो आपका सेशन जो है टर्मिनेट होके आपका पैसा नहीं कटता है। ठीक है, तो फिर आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब कि डेटा जो आपने ट्रांसफ़र करा है उसको आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। तो प्रेजेंटेशन लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है HTML। आपकी जो भी वेबसाइट्स है वो HTML के ज़रिए ही ब्राउज़र पर रन हो रही है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का एग्जांपल है HTML। अब प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, फिर दूसरी जगह पे जाके डेटा डिक्रिप्ट होता है। अब 7th आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है वो टॉप मोस्ट लेयर है OSI मॉडल की। एप्लीकेशन लेयर में HTTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, DNS प्रोटोकॉल, RDP, SMTP ये सब वर्क करता है। अब जो HTTP है उसके ज़रिए आपके वेब पेजेस जो है आपके वेब ब्राउज़र में खुलते हैं। FTP प्रोटोकॉल के ज़रिए क्या होता है कि जो भी आपने कोई चीज़ डाउनलोड करी होगी तो वह FTP सर्वर के ज़रिए आपके फ़ोन में आती है। फिर आपने सुना होगा DNS के बारे में। जो अपन DNS यूज़ करते हैं वो है गूगल का DNS 8.8.8.8 और 8.8.4.4। ये DNS क्या होता है कि अगर आपने कोई भी वेबसाइट सर्च करी है तो सबसे पहले डेटा गूगल के पास जाता है। गूगल देखता है कि इस नाम से मिलती जुलती कोई सी वेबसाइट अगर अपने पास है तो उसका IP एड्रेस आपको दे दिया जाए। DNS क्या करता है, जैसे आपने कोई चीज़ सर्च करी गूगल पे, अब आपको ये नहीं पता कि उस वेबसाइट का IP एड्रेस क्या है, पर DNS सर्वर को पता होता है। DNS सर्वर देखता है कि किस नाम से कौन सा IP एड्रेस जुड़ा हुआ है और उस एड्रेस पे आपको रूट कर देता है। ठीक है, फिर आता है RDP सर्वर। RDP सर्वर मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। आपने देखा होगा कि आप कभी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जैसे कि AnyDesk वगैरह, तो वो भी RDP का इस्तेमाल करके दूसरे के डेस्कटॉप का एक्सेस आपको दे देते हैं। फिर आता है SMTP सर्वर। SMTP सर्वर होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर। इस प्रोटोकॉल के द्वारा जो आपका ईमेल है वो चलता है। अब जो अपने पास सेकंड टॉपिक है वो टाइप ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, तो इसमें 3 टाइप्स होती है बेसिकली। पहला है लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कि जो लैन में क्या होता है कि जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो किसी स्मॉल एरिया के अंदर कनेक्टेड होते हैं, यानी कि इनक्लोज्ड एरिया के अंदर जो भी आपके डिवाइसेस होंगे वो लैन की कैटेगरी में आएंगे। इसका मतलब जैसे आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, अब उस वाईफाई से आप कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ करते हो, आपकी टीवी में इंटरनेट यूज़ करते हो, आपके 3-4 जितने भी फ़ोन हैं उन सारों में इंटरनेट यूज़ करते हो। तो ये जो आपका इकोसिस्टम बन गया है पूरा, ये है लोकल एरिया नेटवर्क और उसी को कहते हैं लैन। अब जो सेकंड है अपने पास वो है वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब वैन जो होता है वो अलग अलग लैन को मिलाकर बना हुआ होता है। वैन का मतलब होता है इंटरकनेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ओवर अ लार्ज एरिया लाइक अ कंट्री, कॉन्टिनेंट और द वर्ल्ड। मतलब कि जो भी आप गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हो वो आप यूज़ कर पा रहे हो वैन की मदद से। जो आपके घर के सारे डिवाइसेस हैं वो बाहर के डिवाइसेस से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसको कहते हैं वैन या फिर वाइड एरिया नेटवर्क। और थर्ड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि जो लैन से बड़ा होता है पर वैन से छोटा होता है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके शहर में यूज़ होने वाले डिस्क की केबल। अब वो डिस्क की केबल ऐसा है कि वो आपके टाउन में ही है, ऐसा तो है नहीं कि वही डिस्क की केबल अलग अलग शहरों तक जा रही है, पूरी दुनिया में घूम रही है। वो डिस्क की केबल सिर्फ आपके टाउन में है, तो वो आती है मैन के अंदर। ठीक है, तो अगला टॉपिक है नेटवर्किंग टोपोलॉजीज। अब टोपोलॉजी का मतलब होता है कि आपने जो डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं वो किस प्रकार से कनेक्ट किए हैं। अलग अलग टोपोलॉजी का यूज़ करके अपन अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स बना सकते हैं। अब टोपोलॉजी होती है बेसिकली बहुत, हाँ पहले मैदानी फतेह कर लेते हैं ना, एग्जाम में तो कुछ आना ही नहीं है। तो बेसिकली 5 टाइप की टोपोलॉजी होती है। अब ट्रोपोलॉजी तो से बहुत सारी और भी होती है पर अपने सिलेबस में 5 टाइप की ट्रोपोलॉजीज बताई गई है। पहली ट्रोपोलॉजी होती है बस ट्रोपोलॉजी। अब बस ट्रोपोलॉजी में क्या होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस मात्र एक ही केबल के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन केबल्स के बीच में बस एक टर्मिनेटर लगा होता है और कोई भी चीज़ नहीं लगी हुई होती। तो उस बस ट्रोपोलॉजी का एग्जाम्पल है आपकी टेलीफोन लाइन्स। टेलीफोन लाइन्स यानी कि इंटरकॉम। आपने ये कहीं जगह देखा होगा, तो इंटरकॉम का यूज़ होता है। इंटरकॉम में क्या होता है कि वही सेम वायर हर एक टेलीफोन में जाती है और उसके बीच में कोई सर्वर नहीं होता है। अब बस टोपोलॉजी का फ़ायदा ये है कि वो सस्ती होती है और उसका यूज़ करना इजी होता है। अब इसमें समस्या ये है कि अगर वो केबल ही ख़राब हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क अनयूजेबल बन जाता है।
ठीक है, तो ये बस टोपोलॉजी पहले यूज़ होती थी, अब कुछ नई टोपोलॉजीज आ गई है, वो यूज़ होती है। अब जो सेकंड टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो भी सारे डिवाइसेस है वो एक दूसरे से इन शेप ऑफ रिंग कनेक्टेड होते हैं। अब इस रिंग टोपोलॉजी से क्या होता है कि अगर किसी एक डिवाइस की जो केबल है वो कट हो भी जाती है, तब भी उन डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि जो केबल है वो तीसरे डिवाइस से होके उस डिवाइस तक पहुंच सकती है। जो तीसरी टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि हब का यूज होता है। हब मतलब कि नेटवर्किंग वाला हब। इस उससे ये होता है कि जो भी आपका डेटा है वो सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू जाता है, तो अगर इसमें एक कंप्यूटर ख़राब हो भी जाता है तब भी डेटा दूसरे कंप्यूटर्स तक पहुंच जाता है। फिर आती है फोर्थ ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो भी आपके डिवाइसेस है वो ट्री के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि दो लैन नेटवर्क्स को जोड़ने का काम जो होता है वो ट्री टोपोलॉजी के ज़रिए होता है। और फिर फिफ्थ आती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपके जितने भी डिवाइसेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है इंडिविजुअल केबल के ज़रिए। अब इस मैश टोपोलॉजी में आपको स्पीड तो बहुत अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि जो एक कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, पर इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और इसको बनाने के लिए आपके कंप्यूटर में बहुत सारे पोर्ट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है वो है स्विचिंग। अभी जो स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है वो तब यूज़ में आता है जब आपके नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स हो और उस डेटा को जो सर्वर से आ रहा है उसको आपको उन स्पेसिफिक पीसीज में भेजना हो। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप जीमेल यूज़ करते हो और आप ऑफिस में बैठे हो, या आप तो जो भी आपके पास ईमेल आ रहा है सबसे पहले गूगल के सर्वर से निकलेगा, फिर आपके आईएसपी के पास जाएगा, आपके आईएसपी के द्वारा आपके घर के या ऑफिस के राउटर में आएगा, वहाँ से वो आपके स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे जाएगा जहाँ से वो जीमेल लॉगिन करा हुआ है, और फिर वो आपको रिसीव होगा। तो स्विचिंग का ये मतलब है कि जो भी डेटा आ रहा है वो एक स्पेसिफिक जिसको भेजना है उसी के पास पहुँचे और किसी और को ना पहुँच जाए। अब ये जो स्विचिंग होती है उसके तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है सर्किट स्विचिंग। अब ये जो सर्किट स्विचिंग है ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई डिले यूज़ नहीं कर सकते और इसकी स्पीड भी बहुत ही कम होती है। दूसरी स्विचिंग है मैसेज स्विचिंग। अब इस मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि मैसेज जो भी भेजना है वो सबसे पहले आपके इंटरनल सर्वर पे जाता है, वहाँ से अगर आपका जिस पीसी को भेजना है वो अगर अवेलेबल है तो उसको भेज दिया जाता है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो सर्वर पे स्टोर करके रख लिया जाता है। इसका एक एग्जांपल है व्हाट्सएप। जो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हो वो सबसे पहले व्हाट्सएप के सर्वर पे जाता है। अगर आपका फ़ोन कभी ऑफलाइन रहता है तो वो डेटा सर्वर से आपके फ़ोन में जब आपका डिवाइस ऑनलाइन आता है तब भेज दिया जाता है। फिर थर्ड है पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जो भी मैसेज आपको भेजना है उसको सबसे पहले स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन स्मॉल पैकेट्स को भेजा जाता है बजाय उस पूरे मैसेज को भेज के। अगर आप सिंपल मैसेज भेजोगे तो वो अनइनक्रिप्टेड होता है और बीच में कोई हैकर उस मैसेज को स्टील भी कर सकता है। इसके लिए उस मैसेज को अगर पैकेट्स के फॉर्म में भेजा जाएगा इनक्रिप्ट करके तो वो मैसेज सिक्योर रहेगा, इसके लिए पैकेट स्विचिंग। अगला टॉपिक है टीसीपी आईपी मॉडल। अभी तो टीसीपी आईपी मॉडल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है बनाया गया था यूएस डिफेंस फोर्स के द्वारा 1974 में, और ये जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है ये दो प्रोटोकॉल्स को मिला के बनाया गया है। सबसे पहला है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में सिर्फ 4 लेयर्स होती है और जो अपना ओएसआई मॉडल है उसके अंदर 7 लेयर होती है। अब ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो 7 लेयर्स थी उनको छोटा कर करके 4 लेयर के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। अब जो पहली लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में वही, अब एप्लीकेशन लेयर जो है वो बनी है 3 लेयर को बना के। सबसे पहला एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। जो एसआई मॉडल की 3 लेयर्स थी उनको मिला के यहाँ पे एक लेयर बनी है एप्लीकेशन लेयर। इस एप्लीकेशन लेयर से क्या होता है कि जो भी डिवाइसेस को डेटा भेजना है उनको आइडेंटिफाई करके रखा जाता है और कितना बैंडविड्थ अलोकेट करना है किस काम के लिए वो यहाँ पे डिसाइड करा जाता है, और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का काम किया जाता है। जैसे कि आपका डिवाइस का टाइम जो है वो आपके सर्वर के साथ साथ सिंक में रहना चाहिए, तो ये सारा काम यहाँ पे देखा जाता है। एप्लीकेशन लेयर में अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि ओएसआई मॉडल में यूज़ नहीं होता था। अब जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है कि कोई भी आपको काम कराना है तो उसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं।
जैसे कि आपको फाइल ट्रांसफ़र करना है, जैसे आपको कुछ डाउनलोड करना है, तो उसमें अपन यूज़ करते हैं FTP का। FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर होता है पोर्ट 21। उसी प्रकार से आता है अपने पास HTTP। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर होता है 80। आपने सुना होगा VNC के बारे में। खैर, VNC यूज़ होता है लिनक्स डेस्कटॉप या कमांड लाइन डेस्कटॉप को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। VNC का पोर्ट होता है 5800 से 5900। फिर आता है TCP UDP प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट है 22। फिर HTTPS जो अभी के टाइम में यूज़ हो रहा है, पहले HTTP चलता था। HTTPS का पोर्ट नंबर है 443। ऐसे बहुत सारे पोर्ट होते हैं, उन पोर्ट्स की लिस्ट होती है, वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगला जो अपने पास लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में वही जो यहाँ पे भी होता है कि डेटा को अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड करके अलग अलग सर्वर के बीच में ट्रांसफ़र करा जाता है TCP और UDP प्रोटोकॉल का उपयोग करके। अब इस TCP प्रोटोकॉल और UDP प्रोटोकॉल में अंतर क्या है? तो जो मेन डिफरेंस है वो है डेटा ट्रांसफ़र का और स्पीड का। TCP प्रोटोकॉल के जरिए आपका डेटा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, पर उसकी स्पीड बहुत ही स्लो होगी। पर यहाँ पे गारंटी रहेगी कि जो भी आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो बिट टू बिट एकदम करेक्ट डेटा जा रहा है। और UDP में क्या होगा कि जो आपका डेटा है वो ट्रांसफ़र तो हाई स्पीड से होगा, पर उसमें एरर आने की संभावना है। जो TCP का एग्जांपल है वो है UPI ट्रांजैक्शन। UPI ट्रांजैक्शन हाईली सिक्योर होता है, इसके लिए इसकी स्पीड स्लो होती है। मतलब आप अगर कोई पेमेंट करते हो तो UPI का जो गेटवे है उसमें आपको ज़्यादा ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड होगा और बहुत लिमिटेड चीज़ें होगी। वो इसीलिए क्योंकि इसकी स्पीड स्लो होती है, पर अपने को गारंटी चाहिए कि अपना ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो। और उसी प्रकार से अगर UDP में देखें तो UDP में आपका डेटा लॉस जरूर होता है, पर उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। जब आपका वीडियो कॉल होता है या फिर जब वॉइस कॉल करते हो, उसके अंदर कभी कभी जो आपका डेटा है वो थोड़ा लॉस जरूर हो जाता है, पर उसकी स्पीड जो है वो बनी रहती है। मतलब आपका FPS मेंटेन रहता है, भले आपकी क्वालिटी कम ज़्यादा हो जाए। तीसरी लेयर है नेटवर्क लेयर। जो नेटवर्क लेयर है वो एक लॉजिकल लेयर है, ये कोई फिजिकल लेयर नहीं है। नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि जो भी आपके डिवाइसेस है उनको एक खुद का IP एड्रेस प्रोवाइड करना, एक मैक एड्रेस प्रोवाइड करना, वो सारा काम यहाँ पे नेटवर्क लेयर में करा जाता है। और जो IP एड्रेस असाइन करने का काम होता है वो करा जाता है DHCP सर्वर की मदद से। और जो चौथी लेयर है वो है नेटवर्क इंटरफेस लेयर। नेटवर्क इंटरफेस लेयर जो आपके डिवाइसेस होती है उनमें प्रेजेंट होती है। नेटवर्क इंटरफेस लेयर का काम है जो भी आपका ISP आपको जिस भी फॉर्म में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है उसको मॉड्यूलेट करके जो आपके कंप्यूटर में यूज़ हो सके उस प्रकार का डेटा बनाना। जैसे कि पहले वाले कंप्यूटर्स में टेलीफोन लाइन के जरिए काम होता था, वहाँ पे आपको एक मॉडेम कार्ड लगाना पड़ता था, और कुछ कंप्यूटर्स में इथरनेट पोर्ट भी नहीं होता था, तो उसके लिए आपको इथरनेट पोर्ट लगाना पड़ता था। तो जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं वो सारे नेटवर्क इंटरफेस लेयर के अंदर आते हैं। जो आपका राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, हब DSL केबल, इथरनेट केबल, USB वाईफाई अडेप्टर, USB इथरनेट अडेप्टर, फाइबर केबल वगैरह वगैरह, वो सब कुछ नेटवर्क इंटरफेस लेयर के अंदर आता है। अब आ जाता है OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल के बीच में डिफरेंस। OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटीग्रेशन मॉडल, और TCP/IP मॉडल का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। OSI मॉडल में होती है 7 लेयर्स और TCP/IP मॉडल में होती है 4 लेयर्स। OSI मॉडल जो है वो प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है और TCP/IP मॉडल जो है वो प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है। मतलब कि OSI मॉडल में प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल नहीं होता था, पर TCP/IP प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होने लग गया था, इसलिए प्रोटोकॉल डिपेंडेंट। और जो OSI मॉडल है वो एक रेफरेंस के लिए है, मतलब ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको अपन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। पर जो TCP/IP मॉडल है उसको अपन इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और अपने रियल लाइफ में जो इंटरनेट चल रहा है वो बेसिकली TCP/IP मॉडल के जरिए चल रहा है। जो OSI मॉडल है वो इंटरनेट को सपोर्ट नहीं करता, ये लोकल नेटवर्किंग के लिए बनाया गया था। पर जो TCP/IP मॉडल है वो इंटरनेट सपोर्ट भी करता है, अपना जो इंटरनेट है वो इससे ही चल रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जाती है नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस मतलब कि नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला डिवाइस है NIC। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी डिवाइसेस आप यूज़ करते हो नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कि अगर आपके लैपटॉप में ईथरनेट का पोर्ट नहीं है तो आप उसके लिए LAN कार्ड खरीदते हो, USB टू ईथरनेट अडेप्टर खरीदते हो, या फिर वाईफाई नहीं है आपके जो डेस्कटॉप PC आता है उसमें वाईफाई नहीं होता है बेसिकली, तो उसके लिए अपने को वाईफाई अडेप्टर लगाना पड़ता है। और जो पुराने कंप्यूटर्स आते हैं उनमें कुछ कंप्यूटर्स में LAN का पोर्ट ही नहीं होता है, तो उसके लिए अपन LAN कार्ड लगाते हैं। तो जो भी सारे डिवाइसेस अपन यूज़ करते हैं नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए वो सारे डिवाइसेस होते हैं नेटवर्क इंटरफेस डिवाइसेस। ठीक है, तो जो अगला डिवाइस है वो रिपीटर। रिपीटर इस्तेमाल होता है नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए, और जो रिपीटर है उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। अगर वो डेटा उसमें इनपुट हो रहा है तो वो बाकायदा उसको एक्सटेंड कर देगा, मतलब वो कुछ उसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसमें ना इंक्रिप्शन हो सकता है,
ना इसमें आईपी का इस्तेमाल हो सकता है, ये बस डेटा को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो जो अगला डिवाइस है वो है हब। अब ये जो हब है ये बहुत ही पहले इस्तेमाल किया जाता था। इसमें होता क्या है कि अगर डेटा एक कंप्यूटर से आ रहा है तो वो सारे कंप्यूटर्स में जाता था। अब इससे नुकसान ये है कि अगर एक फाइल किसी एक ही जगह पे जानी है और हर जगह जाएगी तो फिर अल्टीमेटली डेटा का लॉस होगा। पर ये सस्ता होता है, इसके लिए अपन इसको घर पे यूज़ कर सकते हैं या फिर जो अपना पर्सनल नेटवर्क है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पर कमर्शियली इसका इस्तेमाल नहीं होता है। स्विच, अब ये जो स्विच है ये हर जगह इस्तेमाल होता है। स्विच के अंदर क्या होता है कि स्विच हब की तरह काम तो करता है, पर स्विच के अंदर इनबिल्ट लॉजिक होता है। स्विच अगर कोई आईपी मतलब स्पेसिफिक आईपी पे अपने को डेटा भेजना है तो उसी पे भेजेगा और सारे कंप्यूटर्स में नहीं भेजेगा। इसमें लॉजिक का इस्तेमाल होता है और इसको पता है कि कौन सा डेटा कहाँ जाना है, यानी इसकी इफिशियंसी इसकी अच्छी है, तो इसके अंदर अपने को स्पीड भी अच्छी मिलती है। हब के केस में क्या था कि डेटा हर जगह जाना था तो उसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगता था, तो उसकी स्पीड भी स्लो होती थी। पर स्विच के केस में अपने को पता है कि ये डेटा इसी आईपी पे जाना है, तो इसलिए इसकी स्पीड भी फास्ट होती है। जनरली अपन हब्स का यूज़ सस्ती जगहों पे कर सकते हैं और स्विच का यूज़ अपन करते हैं जहाँ पे डेटा की प्राइवेसी ज़रूरी है। ठीक है, अगला डिवाइस है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है कि नेटवर्क के मल्टीपल सेगमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम में आता है। अब ब्रिज, हब और स्विच में डिफरेंस तो वैसे नहीं है, क्योंकि आजकल मतलब ऐसे राउटर आ रहे हैं जो हब का भी काम कर देते हैं, ब्रिज का भी काम कर देते हैं और स्विच का भी काम कर देते हैं। पर ब्रिज को अपन ऐसे समझे कि ब्रिज दो नेटवर्क्स को जोड़ने के काम में आता है और नेटवर्क के ट्रैफिक को डिवाइड करने के काम में आता है। ठीक है, अगला डिवाइस है राउटर। अब ये राउटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउटर के अंदर क्या होता है कि आपको कोई सी वेबसाइट एक्सेस करना है। अब वेबसाइट जो है वो आईपी पे वर्क करती है, हर वेबसाइट का अलग अलग आईपी होता है। जैसे कि गूगल डीएनएस का आईपी 8.8.8.8 और मतलब जो भी वेबसाइट है उसका एक ना एक आईपी होता ही होता है। अब अपन हर वेबसाइट का आईपी तो अपन याद नहीं रख सकते ना। अब यहाँ पे अपन इस्तेमाल करते हैं रूटर का और डीएनएस सर्विस का। अपन क्या करते हैं, अपन कोई से भी सर्च इंजन पे जाते हैं जैसे गूगल वगैरह पे, वहाँ पे अपन डालते हैं कि अपने को वेबसाइट पे कौन सी जाना है। अब गूगल जो है उस डेटा को उसके डीएनएस सर्वर में सर्च करता है। डीएनएस सर्वर में अगर उसको इस नाम से मिलती जुलती वेबसाइट मिल जाती है तो अपने को उस वेबसाइट का आईपी मिल जाता है और फिर उस पर चले जाते हैं। ठीक है, फिर मॉडम जो है ये पुराना डिवाइस है। मतलब कि अगर आपके घर में फाइबर लगा है तो आपके पास फाइबर मॉडम होगा। अगर आपके घर में कोएक्सियल केबल से इंटरनेट चल रहा है उसके लिए अलग मॉडम होगा। अगर टेलीफोन लाइन चल रही है तो उसके लिए डीएसएल मॉडम होगा। तो अलग अलग आईएसपी अलग अलग मॉडम का इस्तेमाल करते हैं। मॉडम का सीधा सीधा मतलब है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम जो करता है उसको अपन मॉडम कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती है जैसे कि www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, फिर वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट का होम पेज क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, जीयूआई ब्राउज़र, सीएलआई ब्राउज़र। अब जीयूआई ब्राउज़र तो अपन यूज़ करते ही हैं जैसे कि क्रोम हो गया, ब्रेव हो गया, फायरफॉक्स हो गया। और सीएलआई ब्राउज़र जो है वो लिनक्स में इस्तेमाल होता है और इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं है। एक लिंक्स करके ब्राउज़र आता है सीएलआई बेस्ड, बढ़िया है। फिर यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर। ई कॉम क्या होता है, ई कॉमर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह। एक्सचेंज, फायरवॉल, इंक्रिप्शन, वीपीएन, एंटीवायरस वगैरह वगैरह। तो वीडियो पसंद आती हो तो आप प्रेस कीजिएगा लाइक बटन। चलो पुरानी वीडियो का आउटरो लगाओ, चाहो तो सजेशंस कमेंट में बता सकते हो, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय, थैंक्स, लव यू फॉरएवर।